पंजाब हरियाणा में तो हर दूसरा बच्चा चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। बाहर ऐसा क्या है कि जो इंडिया में नहीं है? जो पगार आप यहाँ पे इंडिया पे बच्चों को 10-12 हज़ार आप एवरेज सैलरी जो मिलती है, तो वहाँ बंदा एवरेज सैलरी नहीं करके भी $1000 कमा लेता है। डंकी की क्या सच्चाई है कि क्या है डंकी? सर, डंकी जो है वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ प्रैक्टिस टू गो एज एन इमिग्रेशन। किसी फॉरेनर से जाके शादी कर ली तो उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। हमने इंडियन और पाकिस्तान ने इतने मिसयूज कर लिया ओके। कि मतलब ये शादी कॉन्ट्रेक्चुअल शादी तो नहीं है। सर, कोई कपल घूमने गया और बाई चांस उसका पासपोर्ट गुम हो गया वहाँ पे, और इंडियन एम्बेसी एक प्रोविजन देती है 48 आवर्स के अंदर आपको वो रिटर्न डिपोर्ट करके ले आएगा। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं एक और गेस्ट, मिस्टर MP जैकब, इमिग्रेशन एक्सपर्ट। और मैं अर्पण गुप्ता आज आपको उनको मिलवाऊंगा और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। जैकब जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। सर, एक बात बताइए सबसे पहले, जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से है, बचपन से ही है कि हम फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की, उसमें बाहर का बड़ा अच्छा वो दिखाते हैं कि बाहर विदेशों में लोग जा रहे हैं, खुश हैं, अपना क्वालिटी लाइफ है, पॉल्यूशन फ्री लाइफ है, फाइनेंस की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आज की जो जनरेशन है, यूथ जो है, वो हर कोई कि मैं बाहर चला जाऊँ। पंजाब हरियाणा में तो हर दूसरा बच्चा चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, पढ़ने बाहर चला जाऊँ, सेटल बाहर हो जाऊँ, सब कुछ मतलब बाहर के ही बारे में सोचता है। तो बाहर ऐसा क्या है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में मतलब लोग जी रहे हैं, मुझे लग रहा है बाहर ऐसा क्या है कि जो इंडिया में नहीं है, कि जो इंडिया में नहीं किया जा सकता वो बाहर किया जा सकता है? सर, सबसे पहले चीज़ जो आपने पूछी है, सबसे पहला चीज़ है कि वहाँ का डॉलर रेट ऑफ रेशियो टू इंडिया। जो पगार आप यहाँ पे इंडिया पे बच्चों को 10-12 हज़ार आप एक बेसिक पगार एवरेज मिलती है, सैलरी एवरेज सैलरी जो मिलती है, तो वहाँ बंदा एवरेज सैलरी नहीं करके भी $1000 कमा लेता है। ठीक है। तो $1000 के हिसाब से नहीं करके भी 85,000 रुपीज़, अगर हम US डॉलर की बात मतलब करें। 10 टाइम्स हो गया इंडिया हाँ से। जी। तो खर्चा उसका खर्चा होगा, अगर $500 भी हुआ तो अगेन ही इज एबल टू सेंड 30-45,000 रुपीज एट होम। तो एक फिनेंशियली बूस्टअप तो है ही, नंबर 1। जी। नंबर 2, अब क्वालिटी लाइफ की आपने जैसे बताया, क्वालिटी लाइफ सर इतना आसान नहीं है कि फॉरेन कंट्री में जाकर आजकल की ज़िंदगी में रहना। मतलब फॉर एग्जांपल अब जो रह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इज़ नॉट जैसा अब इंडिया में, यहाँ में एवरीथिंग इज एक्सेसिबल 10 मिनट की दूरी आप पे। जी बिल्कुल। अभी हमें खाना मंगाना है, हाँ, तो ऐप्स हैं। ऐप्स आ गए हैं। आप खुद भी चल के, अगर आपको इवनिंग वॉक भी करके जाना है, तो आप 10-15 मिनट की दूरी पे आपको कोई ना कोई ईटरी मिल जाएगी, बिल्कुल। कोई ग्रोसरी शॉप मिल जाएगा। जी। बट फॉरेन कंट्री में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको मतलब यू टू गो, काफ़ी मतलब माइल्स जाना होता है। आप जाओगे, फिर आप परचेज करोगे, फिर आओगे। इट इज़ नॉट द प्लेस की जैसा हमारे यहाँ हम पास में गए, खाया, आ गए। मॉल्स भी दूर दूर है। देखने को तो इट्स वेरी वेरी गुड, पिक्चर में दिख जाता है, इट्स वेरी गुड। इट्स नॉट ईजी लाइफ। हाँ, सेकेंडरी ये है कि एक कल्चर डिफरेंट है यहाँ पे। और क्या चीज़ है ना कि आप बोलते हो लोग जो जाते हैं यहाँ से बाहर, हमारा आप जब देखोगे कि हमारे देश में नहीं, सभी जगह माइग्रेशन लेबर एक माइंडसेट है। जी। फॉर एग्जांपल दिल्ली के लोग काम नहीं करेंगे, बाहर के लोग आके दिल्ली में काम करते करेंगे, बिल्कुल। तो हम जो क्या होता है, क्या है कि हमारे कोई रिश्तेदार ना देखे हम क्या काम कर रहे हैं, कोई हमारे जानकार ना देखे हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो लोग जब जाते हैं बाहर देशों में, कनाडा हो, US हो, कोई भी फॉरेन कंट्री में, तो हमें पता नहीं व्हाट जॉब दे आर डूइंग। तो उनको भी ये रहता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें मतलब है पैसे कमानी। जी। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अर्निंग मनी। तो दैट्स द रीजन कि वो है कि लोग आज एक भीड़ बनी हुई है कि हमें जाना है। हर दूसरे लोग को ये कि नहीं, मुझे कैसे भी तरह कनाडा पहुंचा दो, US पहुंचा दो। बिल्कुल। दैट्स द थिंग। बट इट इज नॉट ईजी। जैसे आपने कहा कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने पिक्चर में देखा, ये चीज़ अगर 10-12 साल पहले होती, ओके, तो इंडिया इट वॉज नॉट सो ग्रोथ। बट अब 10-12 साल पे, नेक्स्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ हैज गॉन ट्रेमेंडसली डिफरेंट। आप आज इंडिया पे आप बताएं क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। आप कौन सा ब्रांड आपके पास अवेलेबल नहीं है, कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैं तो ये बताऊं कि बहुत सारे ब्रांड्स मतलब इंडिया पे सस्ते हैं कंपैरेटिवली टू फॉरेन कंट्री। जैसे कि आप बताओ, जैसे कि आप
बहुत सारे वॉचेस के ब्रांड हो जाए, लग्जरी में बता दें, आप बहुत सारे कपड़े के ब्रांड हो गए, इंडिया इज मोर चीपर देन कंपैरेटिव टू अदर कंट्री। ओके। अगर मैं बताऊं कि यहाँ जो आप फॉरेन कंट्री में बॉस की टी शर्ट आप ढूंढ रहे हो, वो इंडिया में बन के जाती है। ओके। साउथ इंडिया में फैक्ट्रीज है जी। जो यहाँ बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ कंट्री। यूएस पोलो रफाल की टी शर्ट्स है जो वहां पे आपको नहीं करके भी $100-150 की मिलती है। यहाँ पे वो यहीं से एक्सपोर्ट, तिरुपुर एक प्लेस है साउथ इंडिया पे, वो यहाँ से यहाँ मैन्युफैक्चर्ड लेबल यहाँ होके यहाँ से हो जाती है वहां पे। आप लेदर के इतने शूज, लुबिटॉन की शूज बोलते हो, लुबिटॉन की शूज साउथ इंडिया में बनती है, बट हम यहाँ ले नहीं सकते हैं। बट कंपैरेटिवली तो ब्रांड्स यहाँ बन ही रही है। बिल्कुल। तो इंडिया में ग्रोथ तो आ चुका है, बट एक हो गया ना कि आपके सबके उसमें कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। बिल्कुल। यस, बिकॉज फाइनेंशियली यू आर पेड मोर, दैट्स अ मेजर पेड मोर, बट एक्सपेंस भी उस हिसाब से होते होंगे। हाँ जी सर, एक्सपेंडिचर तो है। जैसा आप एग्जांपल बताएं कि मैं बताता हूँ आपको, लोग दिल्ली में काम करते हैं, रहते हैं गाजियाबाद में, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दी रेंट एक्सपेंडिचर। तो ये यूएस कनाडा में भी ऐसा है कि लोग काम तो सिटी पे करते हैं, बट दे ट्रैवल वेरी फार डिस्टेंस ओके, टू स्टे, बिकॉज टू सेव द कॉस्ट ऑफ द रेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे आप ले लो दुबई, लोग दुबई में काम करते हैं बट रहते कहाँ हैं? शारजा, क्योंकि शारजा पे रेंट चीपर है कंपैरेटिवली टू दुबई। ओके। तो दिस आर डिफरेंसेस कि लोग, हाँ एक्सपेंडिचर तो है, बट एवरी प्लेस देयर इज हर एक लोकेलिटी है कि जहाँ पे आपको रेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा कम हो जाएगा, जहाँ पे ये मोस्टली इंडियंस और एशियन पीपल जो है कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं। जी सर, एक अभी मैंने 3-4 महीने पहले बहुत अच्छी मूवी आई थी एक शाहरुख खान की, डंकी। जी, वो मैं देख कर आया था, बहुत अच्छी लगी मुझे। उसकी सच्चाई क्या है, अगर आपने देखी है मूवी, डंकी की क्या सच्चाई है, कि क्या है डंकी? कि लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं कि बाहर सेटल हो जाएं, उसके लिए गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। ऐसे ब्रोकर हैं जो उनको गलत रास्ता सिखा देते हैं, उनको जल्दी पहुंचने के चक्कर में कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ डेथ्स हो जाती हैं। क्या इसका क्या है मेन? सर डंकी जो है वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ प्रैक्टिस टू गो एज एन इमिग्रेशन। तो लोग ये क्यों अपनाते हैं? उनको है नहीं कि सीधा रास्ता है, या वो जा ही नहीं सकते कभी? नहीं सर, हर चीज का रास्ता है। जैसे कोई 10th फेल सोचता है कि मैं डंकी के थ्रू ही जा सकता हूँ, नहीं तो मेरा तो पास, मैं तो वीज़ा मेरा तो आएगा ही नहीं, मैं कोई एजुकेशन नहीं है। सर ये तो ये ब्रोकरों ने एक मिथ फैला दिया। ओके। कि आप मतलब लीगली जा ही नहीं सकते। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप नहीं जा सकते। देयर इज अ वे एंड प्रोसेस कि आप जा सकते हो। बट ये ऐसा मिथ हो गया कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आप यूएस जा पाओगे या कनाडा जा पाओगे, तो आप डंकी ले लो। बिल्कुल। तो लोग तो ये तो पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा एक जरिया है, और कोई भी देश नहीं चाहता कि इलीगली इमिग्रेशन हो। देश चाहता है कि लीगली इमिग्रेशन आए। तो हर एक देश की अलग अलग रूल है। अब यूएस में भी लोग इंडिया से जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो बंदे जाते हैं वो इमिग्रेंट्स कन्वर्ट नहीं हो पाते जी। बट एक तरीका है, जैसे पॉलिसी, आप हर चीज को बाईपास, जैसा बोलते हैं ना सर, एक सिंपल है, हमारे देश में बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़, बिल्कुल। तो ये डंकी जो है जुगाड़ है, और ये प्योरली गैम्बलिंग है। ये 50-50 पोर्शन है सर। जो बंदा मर गया तो मर गया। ओहो। सर काफी लोग हैं सर, हर एक दिन आपको पता ही भी नहीं होगा, नहीं ये मैटर न्यूज में भी नहीं आती है कि जो लोग ये क्रॉस करते हैं मेक्सिको वॉल या एल सल्वाडोर से जो क्रॉस होके आते हैं, तो काफी लोग जो है दे गेट डाइड। नहीं तो जैसे आपके हिसाब से रास्ता है कि अगर कोई 8th फेल 10th फेल, मतलब किसी ने एजुकेशन ज़्यादा नहीं की, वो भी एक सही रास्ते से, सही प्रोसेस से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा सकता है? जी बिल्कुल, जरूर जा सकता है। अच्छा। देयर इज अ प्रोसेस सर, हर चीज की प्रोसेस है, बट ये टाइम पेशेंस है सर। ओके। बट इट इज अ टाइम प्रोसेस। आप तो एक दिन में तो आप यूएस नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपकी फाइल बनेगी, आपकी प्रोफाइलिंग होगी, तो आपको उस तरीके से दिखाया जाएगा कि आप किस लिए जा रहे हो। मतलब आप वहाँ काम, मतलब 8th फेल 10th फेल काम तो मिलता नहीं है जी। बट आपके पास सर पढ़ाई से ऊपर आपके स्किल सेट क्या है, आप में क्षमता क्या, आप मतलब ऐसे भी लोग हैं सर, आप यू गेट कम क्रॉस
कि जहाँ पे उनकी स्किल सेट जो है काफ़ी अच्छी है। ओके। तो वी हैव टू, वो सारे स्किल सेट अमेरिका में ज़रूरत होगी, कनाडा में ज़रूरत होगी, जी। तो देर इज़ अ वे। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भैया पट मंगनी छठ ब्याह, आज मंगनी हुई कल शादी हो जाए, जाए, बिल्कुल। आज हमने आज पासपोर्ट लिया और कल वीज़ा लग जाए। जल्दी हो जाए बस। तो इसलिए जल्दी के मैटर पे ये डंकी हो या इलीगल वे ऑफ इमिग्रेशन हो, ये जो होता है ये प्योरली इलीगली जो शॉर्ट टर्म कोर्स, इसमें भी काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी जो ब्रोकर्स होते हैं, मतलब वो मतलब पैसे कमाने के, देखो उनको भी पैसे कमाना है। और जो मैं ब्रोकर को मैं दोष नहीं चलाता हूँ, मैं बेसिकली है जो अप्लीकेंट है वो खुद ही करते हैं कि भैया मुझे कल पहुंचा दो, जल्दी कर दो, जल्दी हाँ, कर दो। आप आज मैंने पैसे दे दिए, आप मुझे कल पहुंचा दो। तो वो भैया ब्रोकर कहाँ से पिज़्ज़ा ला, वो तो ऑलरेडी ऑप्शन कि आपको डंकी से पहुंचा, दिस इज रिस्क फैक्टर। और आप डंकी से पहुंच भी जाओगे ना, यू आर कॉल्ड एज इलीगल इमिग्रेंट। आप तो इमिग्रेशन आपको मिलने में 5, 7, 8, 10 लग जाती है, कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो देर इज एन ऑप्शन कि आप क्यों लॉन्ग रेस से जा रहे हो, जब आप सही रास्ते से आप अमेरिका या कनाडा जा सकते हो, तो देयर इज ऑन ऑप्शन। आप बोलो 10वीं पास के लिए कनाडा में सीजनल फार्म वर्कर की वीजा आती है। ओके। जब फार्म की सीजन आती है जी। तो उसमें हर साल कनाडा करीबन 1000, 2000, 3000 वीजा निकालता है फार्म पिकिंग के लिए। ओके, उसमें किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। नहीं, उसमें खाली स्किल सेट होती है कि आपको फार्म पिकिंग आनी चाहिए। ठीक है। जनरली उसमें वीजा आ जाता है। यूएस में आपको होटल वर्कर के लिए मिल जाता है। सर ये सारी काफ़ी ऑप्शंस है कि आप उसको सही तरीके से इमिग्रेशन को आप पहुंचवा सकते हो। और सर जैसे कि पंजाब हरियाणा में मैक्सिमम लोग कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और जो ये ब्रोकर्स हैं वो 100 पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उनमें से वो कहते हैं किसी 1 या 2 का होता है, जी। और लोग वेटिंग में रहते हैं कि हमारा भी हो जाए शायद। 100 में से 2 या 3 लोगों का मुश्किल से होता है। जी। तो ये रिजेक्शन जो होती है इसका कारण क्या है, और ये रिजेक्शन मेन करता कौन है? सर रिजेक्शन का कारण सबसे पहला कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। ओके। जब एम्बेसी को फील होती है कि ये बंदा जाएगा मेरे देश में और इलीगल तरीके से, इफ ही स्टेज देयर एंड ही बिकम्स इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उसमें रिजेक्शन हो जाता है। ओके। सेकेंडरी, जितने भी ब्रोकर्स जो 100 पासपोर्ट आप बोल रहे हैं, आधे ब्रोकर्स को तो यही नहीं पता होता कि क्या पेपर लगाना है। ओके। दे डोंट नो कि कैसे प्रूव करें इस बंदे का प्रोफाइल कैसा बने। सर आपका प्रोफाइल मेरा प्रोफाइल से मैच नहीं करेगा, मेरा प्रोफाइल और किसी से मैच नहीं करेगा। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट। तो एक ही टेम्पलेट को रख के आप दूसरे के प्रोफाइल से नहीं बना सकते हो। तो अगर प्रोफाइलिंग जान जाए जी, तो उस बंदे का स्किल सेट क्या है, आप उसको कैसा पहुंचाओगे, तो फिर वो क्या होता है, इट्स इजी टू वर्क इट आउट। इनके पास क्या 100 पासपोर्ट आ गई जी, 2 पासपोर्ट इन्होंने क्लियर करवा दिया, जो जिसके मतलब डॉक्यूमेंट सही है, वो 2 पासपोर्ट इनका मार्केटिंग एसेट बन जाता है। तो ये 2 पासपोर्ट दिखा के और 100 पासपोर्ट निकाल लेते हैं जी। तो इट इज एन टैक्टिस कि आप जहां दिखा रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग, इट्स नॉट ट्रू। मतलब लोगों में एक ये है कि भैया नहीं प्रोफाइलिंग, अच्छा सबको जल्दी होती है, सबको जल्दी होती है, बिल्कुल सबको जल्दी मेरा नंबर, और इनके ऊपर एक फेथ आ जाता, अच्छा और 2 का तो आ गया, मेरा भी आ जाएगा। बट जब आपके हमने पेपर में उतना वेटेज ही नहीं डाला, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन ही सही से नहीं किया, बिल्कुल, तो आप कैसा कर पाओगे? बिल्कुल, सर आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को आप कुछ तो लिखोगे ना, जब तो एग्जामिनर पास करेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर देश तो चाहता है कि आप इमिग्रेशन में आओ, मेरे देश को देख के जाओ, बट वही ये भी चाहता है कि आप इलीगल तरीके से मत आओ। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल। तो वो ही सही है सर, वो मतलब ये दैट्स अ बेसिक थिंग ऑफ रिजेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग। और सर रिजेक्शन में अभी जैसे सुनने में आया है कि कनाडा यूनिवर्सिटी ने पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स, पंजाब हरियाणा के सिटीजन्स को बैन कर दिया एक तरह से, उसका क्या है मेन कारण? सर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कई कनाडा पे काफ़ी फेक यूनिवर्सिटीज़ आ गए थे। कनाडा में फेक यूनिवर्सिटीज़ जी जी। तो उसमें क्या हुआ था, हमारे ब्रोकरीज जो हैं, जो मतलब इंडिया के ब्रोकर्स हैं जी, इन्होंने क्या किया, पैसे लगा के फेक यूनिवर्सिटीज़ बनवा दी। ओके। और कोई स्टूडेंट्स को फेक पेपर्स बनवा के दे दिया। उस वजह से क्या हुआ, जो स्टूडेंट का मेजर मोटिव
और इनको भेज रहे थे सब स्टूडेंट वीजा में, जी। बट इनका मोटिव था पढ़ना नहीं था, इनका मोटिव था काम करना। तो स्टूडेंट वीजा में एक क्लॉज होता है कि आप 40 घंटा काम कर सकते हो व्हेन यू आर स्टडीइंग इन कनाडा, ठीक है। बट इनका मोटिव ये था कि ये तो 40 घंटा पर वीक, पर वीक, जी, ओके 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं ठीक है, एज ए स्टूडेंट व्हेन दे आर स्टडिंग। ओके उसके बाद जैसे स्टूडेंट का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फिर अगेन 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाता है उनको, जिसमें इनकी एम्प्लॉयमेंट लग जाती है। जी। बट इनका मोटिव क्या होता है, ये पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, इनका मोटिव होता है काम करना जाना। बट सर एवरी कंट्री हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कल्चर। बिल्कुल। आप बोलो कि यहाँ में जो ड्राइविंग स्किल है, आप कनाडा में ड्राइविंग स्किल नहीं होगी। तो बंदा आज के ज़माने पे अगर आप देखें ऐसा एनालाइज निकाला इसमें डेटास, तो कनाडा में जो एक ड्राइवर है आफ्टर एजुकेशन, जो स्किल सेट ऑफ एजुकेशन है, नॉट कि 10वीं पास में, वो नहीं करके भी आज के ज़माने में 18 से 20 लाख रुपए कमाता है इन कनाडा। 18 से 20 लाख पर मंथ ड्राइवर कमाता है? जी अच्छा जी, 18 से 20 लाख रुपए जी। पर उसके लिए उसको बेसिक एजुकेशन लेनी, उसको 3 महीने के ड्राइविंग कोर्स जाना पड़ता है, ओके मैकेनिकल कोर्स करनी पड़ती है, अच्छा बेसिक कम्युनिकेशन कोर्स करनी पड़ती है। सर उस देश में जाकर आप हिंदी नहीं बोल पाओगे ना, बिल्कुल। आपको तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन। अगर आपका बॉस आपको बोलता है यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट है किस तरह, एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। बिल्कुल। ये तो मतलब यहाँ में हम उतना वेटेज नहीं देते हैं, कम्युनिकेशन इज अ बेसिक वेटेज, और हाउ टू ड्राइव, मतलब वहाँ पे लेन डिसिप्लिन क्या है, तो वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो वहाँ पे ये नहीं कि यहाँ जैसे यहाँ ड्राइवरिंग के टाइम में आपको ड्राइवर का असिस्टेंट दिया जाता है, वहाँ में ड्राइवर एवरीथिंग होता है, होल सोल होता है जी। कभी वो लॉन्ग ड्राइव जाता है तो 2 ड्राइवर ले लेता है, सिंगल तो सिंगल चलाते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, दे आर वेरी गुड। आप कनाडा में बताइए कारपेंटर जो हैंडीमैन बोलते हैं, वहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की इतनी डिमांड है, ओके बट दे शुड नो हाउ टू वर्क। सर यहाँ हम आते हैं तो हमने क्या किया, इंडिया में हर चीज का हिसाब क्या है, जुगाड़। अच्छा ये वायर खराब हो गया, उसको बाहर से निकालो और यहाँ पे उसको टेप लगा दो, लगा दी। तो दैट इज नॉट अलाउड इन, बिकॉज सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ओके इंडिया में सर सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट ही है, एज पर इलेक्ट्रिक चल जाता है, यहाँ जुगाड़ है। हाँ। अब इससे शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो दैट इज, उसके बाद तो हाँ जो होगा देखा जाएगा, बट वहाँ वो देखा जाए वाला सीन ही नहीं। वहाँ ये है कि भैया मेरा नॉर्म्स सीधा सीधा ये है, ये सीधे नॉर्म्स में आप क्या काम करोगे जी। आपको इंटीरियर की काम करनी है, कारपेंटर आएगा, वो क्लीन करेगा, सामान लगा, एंड दे वेरी स्पेसिफिक। वो पहले आपसे बात करेगा, अच्छा आपकी कितनी स्क्वायर फीट, हमारे इंडिया में क्या है, अगर कारपेंटर आप बुलाते भी हो, आपने बुलाया 4 शेल्फ लगाने के लिए जी। आपको शाम को याद आएगा, जो शेल्फ के तो मेरा ना वो टेबल का पेज भी लूज है, अरे भैया थोड़ा टाइट कर दीजिए। ये कनाडा में नहीं हो सकता है। ओके, मतलब आपने जिस सर्विस के लिए बुलाया है, इट्स वेरी स्पेसिफिक। ओके, आप इवन दे आर वेरी स्पेसिफिक। आपके टॉयलेट ब्लॉक के लिए आपने बुलाया, तो सिर्फ वो टॉयलेट ब्लॉक के लिए काम करके जाएगा वो, क्योंकि उसके लिए टाइम जो है इज वेरी स्पेसिफिक। सो वहाँ ये सिखाया जाता है कि आप जो 8 घंटा 10 घंटा काम करते हो, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे मतलब उसको यूटिलाइज करो जी। तो वो मंडे से फ्राइडे जो उसका वर्किंग डे उतना ही काम करेगा वो, बिल्कुल, सैटरडे संडे काम करेगा नहीं। बट इंडिया में क्या है कि ये कर दो, आप वो कर दो, तो ये चीज है, वो सारी चीज में जो है there's a difference what is happening across। और सर ये एक चलता है स्टडी अब्रॉड जी, कि बच्चे अपना डिग्री लेने यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे डिग्री तक तो नहीं पहुंचते, वो शॉर्ट टर्म कोर्स, डिप्लोमा जिसे कहते हैं, वो करके अपना वहीं पे ही कहीं सेटल हो जाते हैं या किसी काम में लग जाते हैं। सर जैसे मैंने आपको बताया जी, इनका मेजर मोटिव होता है कि टू लैंड दैट कंट्री बट हुक एंड क्रूक बेस। तो इनका एम नहीं होता कि स्टडी करना, इनका एक है कि एक जरिया है, अगर मैं स्टडी अब्रॉड के द्वारा उस देश में पहुंच जाऊं। सर उस देश में, बट व्हाट इज अ मोटिव, इनके पास गोल कुछ नहीं है। इनके पास अच्छा मेरे को $40 प्रति घंटा मिल जाए, मैं काफी हूँ, जबकि ये ग्रेजुएट होने के बाद में जॉब इसका बेटरमेंट हो जाए।
तो सर ये ना, ये थिंग इज दैट कि इनके ऊपर एक विजन बहुत कम है, बट इनका ये मोटिव है, मुझे कनाडा पहुंचा दो, मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, मुझे बस, यूएस पहुंचा दो। बिल्कुल। तो स्टूडेंट वीजा एक जरिया यूज करते हैं। अब बहुत सारी कंट्री जो है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, पहले स्टूडेंट वीजा की गारंटी में 10 लाख आ रही थी, अब मैंडेटरी हो गया कि आपको मिनिमम 16 लाख आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, ओके, तभी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर पाओगे। तो हर की कंट्री की डिफरेंट रूल्स, अभी रूल्स बहुत सारे स्ट्रिक्ट होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली इंडियन एंड पाकिस्तान वी मिसयूज द रूल टू द कोर। हम उस रूल की इतनी मिसयूज कर देते हैं कि सामने वाला बोलता है भैया बस बस हो गया, बस तूने मतलब इसको इतना इतना रगड़ दिया है कि इसके ऊपर रगड़ने की मतलब ही नहीं, मतलब वो रूल ही चेंज कर देता है। आप रिसेंटली देखो, यूके पे पहले स्टूडेंट वीजा में स्पाउस अलाउड थे जी, अब रिसेंटली स्टूडेंट वीजा में स्पाउस को बैन कर दिया, क्योंकि ये बंदे स्टूडेंट वीजा में जाते हैं, पढ़ते हैं, हस्बैंड आता है, फिर काम कर लेता है, फिर उसके बाद पीआर अप्लाई हो जाती है। तो हर एक देश ये चाहता है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो है उनके कंट्री के सिटीजन को मिले, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद एक्सपैट को मिले। हाँ, एक्सपैट की रिक्वायरमेंट काफी है, बट सर हर एक देश में पॉलिटिकल एजेंडाज भी हैं जी, यूके में यूके का एजेंडा है, तो एवरीवेयर हैज अ डिफरेंट एजेंडाज टू वर्क इट आउट। बट ये कि अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करें, बट सर सही प्रोसेस को फॉलो करने पे थोड़ा टाइम लगता है, बट हमारे यहाँ पे जो है ना पेशेंस बड़ी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत क्या जल्दी जुगाड़ से पहुंचा दो किस। और सबसे बड़ा हमारा एक सबसे बड़ा कंपैरिजन होता है, मेरे बगल के अंकल के बेटे ने चले गया चला US, गया, वो कैसे गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो वीडियो कॉल में कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा आपने बताया डंकी सर। जी, ये जो बंदे डंकी में चले भी जाते हैं यूएस कनाडा, सर ये 10-10 साल इंडिया रिटर्न नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। ये अपने परिवार को, कोई इनके परिवार में मृत्यु हो जाए, शादी हो जाए, इसे वीडियो कॉल में देख सकते हैं, दे कैन, बिकॉज दे हैव बिकम एन इलीगल इमिग्रेंट टू दैट कंट्री। अगर 10 साल के बाद इनके पास इनके फाइल बन जाए, ये पीआर हो जाए, देन इट्स फाइन। और एक सर, एक मूवीज़ में दिखाते थे कि किसी फॉरेनर से जाके शादी कर ली तो उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, तो ये सब क्या होता है कि उसको वहीं की परमानेंट सिटीजनशिप मिल गई, ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है या मूवीज़ में तो ये बहुत चीज़ प्रोसेस तो है, बट अभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं जी, क्योंकि इसका भी जैसे ना हमने इंडियन और पाकिस्तान ने इतने मिसयूज कर लिया ओके, कि मतलब ये शादी कॉन्ट्रेक्चुअल शादी तो नहीं है, ये शादी मतलब सिर्फ वीजा ऑब्टेन करने के लिए तो नहीं है, तो दे हैव गॉन टू द डेप्थ। तो ये अभी बहुत रिजेक्शन में आ चुका है कि ये शादी वाला मैटर, unless and until is very correct and proper marriage, ओके, then it's happening. If not, बहुत मतलब आप बता दो कि मतलब 2% भी नहीं अप्रूवल्स आ रहे हैं ये शादी वाले मैटर पे। आपने शादी कर लिया तो ग्रीन कार्ड आ गई, जी, वो तो 2% भी नहीं हो गया सर। दैट इज बिकम वेरी बहुत 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 कम हो गया। इससे तो काफ़ी आपने अब देखा होगा रिसेंटली कि काफ़ी फॉरेनर्स बाहर से आके इंडिया में शादी करके जाते हैं। आपने देखा होगा लड़की इंडियन की होगी, जी, फॉरेन बाहर से आते हैं यहाँ शादी, या फॉरेनर लड़की होगी इंडिया में आते हैं जी, जो लीगली शादी करते हैं, इंडिया में शादी किया, यहाँ रजिस्ट्री की, यहाँ के रजिस्ट्री लेके जाके फिर वो फॉरेन में सबमिट करते हैं, ओके, फिर वहाँ से वैलिडेट करके वो काम कराते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है कि इट इज़ वेरी बिकम कि वहाँ तो कोई आपका रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, आपने 4 दोस्तों को बुलाया, वीज़ा के लिए शादी कर ली जी, और काम हो चुका। तो पीपल, इवन इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑल्सो नोज कि ये भैया ये तो पीछे इसके पीछे एक रिसन आप क्या बताएं, इट्स मोटिव ऑफ थिंग समथिंग डिफरेंट। और इसमें ये भी होता है कि लोग शादी तो इंडिया में कर लेते हैं, बच्चे बाहर जाके करते हैं, या मतलब डिलीवरी बाहर जाके करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को सिटीजनशिप मिल जाएगी परमानेंट। ये कौन कौन सी कंट्रीज में होता है सर? बहुत सारी कंट्रीज में है सर, यूएस में है, कनाडा में है, बहुत सारी कंट्री में। यूएई में नहीं है सर। ओके, आप दुबई में, आप यूएई में कोई भी एमिरेट्स में हो जाए, जीसीसी में हो जाए, कोई भी गल्फ नेशंस में, ओके, गल्फ नेशन में आप 25 साल 50 साल भी रह जाइए, जी, आप 10 बच्चे भी पैदा कर ले, तो आपको उस कंट्री में आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओके, यू विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज अ रेसिडेंट इन दैट कंट्री, बट यू विल हैव योर ओन कंट्री पासपोर्ट, बट यू कैन नॉट हैव सिटीजनशिप। बट यूएस हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए,
तो ये सब काफ़ी जगह पे हैं, इटाली हो गई, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हो गई, जहाँ पे अगर आप बाय मतलब आप यू गेटिंग इट डिलीवर्ड और बच्चे वहाँ हो जाते हैं, जी। तो वहाँ पे उस बच्चों को सिर्फ सिटीजनशिप मिल जाती है, बट आपको नहीं मिलती। अगर आपका जब वीज़ा टर्म ओवर कम हो जाता है तो काफ़ी लोग सोचते हैं अच्छा मेरे को बच्चे को मिले मुझे भी मिल जाएगा। बिल्कुल। दैट्स रॉन्ग। तो बच्चों को मिल जाती है, नॉट टू यू। यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री ऑन योर एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। तो बच्चों को मतलब क्योंकि दे आर बॉर्न देयर, ओके। तो उनको जो भी फैसिलिटी ऑफ द कंट्री है वो मिल जाता है, जी जी नॉट टू जी दी जी। पेरेंट्स। और जब जो जैसे बच्चे बाहर चले गए, अब वो चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आके रहें। जी वो सेटल हो गए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए जी। हैं, वो चाहते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ मेरे साथ आके रहे, चाहे अमेरिका में चाहे कनाडा में। उनके लिए क्या प्रोसीजर है कि वो है सर, ऑलरेडी स्पाउस या इमीडिएट फैमिली जरूर जा सकती है। परमानेंट जा सकती हाँ है? जी, परमानेंट जा सकती है। आपकी वहाँ इनकम पर आप सर एवरीवेयर सबसे बड़ा एक क्लॉज क्या है, आप कितना टैक्स उस गवर्नमेंट को पे करते हो। ओके। जैसा हम यहाँ भारत में कंप्लेन करते हैं कि हमारी टैक्स ज़्यादा है, हम्म। सर बाहर देशों में भी इससे ज़्यादा टैक्सेस है। ओके। वहाँ तो कोई काफ़ी ऐसे देशेस हैं जहाँ पे टैक्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपके पास पैसे मिलते हैं। ऐसे कि आप पेपर आप सबमिट करो, फिर आईटीआर होगा, फिर आप ओके। करोगे। तो वहाँ आप टैक्स सबसे बड़ा देखा जाता है कि आप कितना टैक्स उस गवर्नमेंट को पे करते हो, आपकी ईयरली एनुअल इनकम कितनी है, कि आप कल किसी के लिए डिपेंडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब मदर फादर वाइफ के लिए, तो आपकी सैलरी के हिसाब से आप उनको लेके आके यहाँ पे सेटल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ अ मेजर क्लॉज आउट देयर। तो अगर वो क्राइटेरिया आप क्लिक कर रहे हो, जी। मतलब उस बॉक्स में आप टिक्स हो जाती है आपकी, तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को या अपने वाइफ को आप यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ ले जा सकते हैं। जैकब सर एक बात बताइए, पर्सनली भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे दोस्त यार सब ना अब्रॉड घूमने जाना चाहते हैं, जी लेकिन उनके दिमाग में एक वहम है या भ्रम है एक कि यार बहुत लाखों का खर्चा हो जाएगा। वो शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, फैमिली को ले जाते हैं, पेरेंट्स को ले जाते हैं, अपने दोस्तों को ले जाते हैं। उनको बाहर भी घूमना है, बच्चों को अब्रॉड दिखाना है, बच्चों को दुनिया के सामने मतलब उनको एक्सपोजर देना है कि बाहर क्या है। जी इंडिया उन्होंने सारा घुमा दिया है। जी अब उनके दिमाग में कि यार आईटीआर दिखानी पड़ती है। अब कईयों का काम है कि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जी कि वो स्टेटमेंट उनकी अच्छी आए, आईटीआर उनकी स्ट्रांग आए, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। तो ये क्या है कि यूरोप में कहीं में जो बताया गया है कि आईटीआर बहुत मेन चीज़ है आईटीआर, जी। तो वो कहीं नहीं जा सकते ऐसे तो बाहर? नहीं अर्पण जी, ये ऐसा आपने पूछा, ये अभी कुछ सालों से, जी। और मैं बोलूँ कि हमारे सरकार और हमारे जो पासपोर्ट, पहले इंडियन पासपोर्ट मैंने आपको पहले ही चर्चा किया था, हमारे इंडियन पासपोर्ट 10 साल पहले हम 140th नंबर में थे, वर्ल्ड पासपोर्ट नंबर रैंकिंग थी रैंकिंग हमारी। में। ओके। जी 140 प्लस में थे। ओके। नाउ वी हैव कम समवॉट अराउंड 80th रैंकिंग, मतलब 80 रैंकिंग में हम आ चुके हैं जी। कंपैरेटिवली पावरफुल वीजास पे। तो अभी रिसेंटली कुछ 1-1.5 सालों से जी। इंडियन पासपोर्ट्स को काफ़ी कंट्री नंबर 1 वीज़ा ऑन फ्री कर दिया गया है। जैसे आप थाईलैंड ले लो, यहाँ पे थाईलैंड में पहले आपको 4,500 रुपये प्रति वीज़ा देना पड़ता था, प्रति मतलब पर पर्सन। जी। एंड देन आपको शो मनी दिखानी पड़ती थी कि आप क्या कितना शो कर रहे हो, आपकी रिटर्न टिकट कहाँ पे, आप कहाँ पे रहते हो। तो अब थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गई, अजरबैजान हो गया, जी। बाकू, कजाकिस्तान, देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, मॉरिशस हो गई, मालदीव्स हो गया, देर आर लॉट ऑफ कंट्री विच इज हैज ओपन गेटवे फॉर इंडियन टूरिस्ट टू कम, विच इज एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जी। इंडियन पासपोर्ट्स को ऑन वीजा ऑन फ्री, नॉट वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री दे दिया। सेकेंडरी जैसे आपने बोला कि लाखों का खर्चा होगा, सर आज के डेट में आप कश्मीर भी जाके आए, बिल्कुल। ठीक है ना, आप श्रीनगर जाए, श्रीनगर आप 4 दिन के लिए जाके आए तो आपका मिनिमम खर्चा 1 लाख रुपए से नीचे हो जाता है। बिल्कुल। रहना खाना गाड़ी घूमना फिरना सब चीज। तो आप 2 जन वेरी रीजनेबली, सर आजकल इतने पैकेजेस आ चुके हैं, इतनी टूरिज्म कंपनी इंडियाज में ओपन हो चुकी है रीजनेबली,
और बाहर के देश जैसा मलेशिया हो गई, सिंगापुर, बाली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया बाली है, जी लंका भी एक आइलैंड है मलेशिया में, मलेशिया हो गई, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गई, अ, बहुत सारे इतने कंट्रीज हैं विच आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर टूरिस्ट, ओके जहाँ आप मतलब आप एक 1.25 लाख में आप बाहर घूम के 2 जन का मैं बोल रहा हूँ, 2 जनों का 1.25 लाख में 1.25 लाख कहाँ में। कहाँ जा सकते हैं 1.25 लाख सर में? डिपेंड अपॉन सर ये भी है कि आप पीक सीजन में जा रहे हो और नॉन पीक सीजन में जा रहे हो। सर सबसे बड़ा कॉस्ट आता है आपकी एविएशन कॉस्ट, जो आपकी फ्लाइट टिकट फ्लाइट आती है, एयरफेयर चार्ज। एयरफेयर का सबसे बड़े कॉस्ट आता जी है। तो ये सारे चार्ज अगर आप नॉन पीक सीजन में जाओगे हम्म। तो एयरफेयर आपको कभी सस्ता मिल जाएगा, यू नो विच तो इज। क्या है नॉन पीक सीजन सर? सर अभी तो पीक सीजन ही चल रहा है, ओके कि अभी की सारी छुट्टियाँ हैं। छुट्टी वेकेशंस हैं। ठीक है। आप नॉन पीक सीजन में जाइए जुलाई अगस्त में, हम्म। तो उस वक्त में आपको टिकट्स के प्राइस काफ़ी कम मिल जाते हैं, तो वहाँ पे उस वक्त आप जा सकते हो। बाकी छोटे कंट्रीज हैं, जैसे आप इंडोनेशिया दिखाया आपने, जी जकार्ता, बाली। बाली तो मोस्टली हनीमून डेस्टिनेशन हो गया, बट हनीमून को छोड़ के भी इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं बाली में। एक आजकल काफ़ी नाम सुनने में आ रहा है, भी आपने भी लिया, अजरबैजान, बाकू। अजरबैजान। जी ये क्या जगह है सर ये? सर ये एक बहुत बढ़िया देश है, ओके जहाँ पे इट इज वेरी मच, जहाँ एक ये मतलब ये पहले एक जगह था कि वी वर पीपल आर नॉट डिस्कवरिंग, ये ओके जॉर्डन के ऊपर की तरफ का है, ठीक है। यू नो इट इज वेरी नाइस। कितनी देर की फ्लाइट है इंडिया से? सर 3.5 घंटे की फ्लाइट, ओके डायरेक्ट फ्लाइट है? दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है सर। ओके 4 घंटे के अंदर यू आर लैंडिंग टू दैट प्लेस। तो इसका क्या एक्सपेंस आएगा अगर कोई कपल जाना चाहे? तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए, 180, 160, 180 पीक सीजन में, ओके नॉन पीक सीजन में 1.5 लाख के अंदर। इंक्लूडिंग लॉजिंग फूडिंग? हाँ जी, इंक्लूडिंग लॉजिंग फूडिंग, मतलब अगर आप लॉजिंग फूडिंग बेसिक ले लें ठीक है तो उसके बाद शॉपिंग तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, जी। जो कहीं भी आप अवॉइड नहीं, मतलब 1.5 लाख पे आप आराम से आप जाके आ सकते हो। और आप जैसे कह रहे हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख में हम बाली भी जा सकते हैं? जी सर, 1.5 लाख के अंदर आप बाली जरूर जाके आ सकते हैं। सर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन स्पेंड करोगे। जो कितने दिन का आपने बताया अभी? सर मिनिमम 3 नाइट्स 4 डेज, हाँ इतना ही होता है सर, बिल्कुल। 3 नाइट्स 4 डेज या 4 नाइट्स 5 डेज। क्योंकि ठीक सर है। होता है कि आप जब यहाँ जाते हो ना, तो पहला दिन तो आप टायर्ड ही हो जाते हो, जी। दैट डे यू कैन नॉट काउंट। आप फ्लाइट से यहाँ चढ़े, हम्म आप कितने भी एंथुसियास्टिक बोले ना, मुझे फ्लाइट लगती है, पसंद है, बट आप ट्रांजिट करके डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते आप टायर्ड हो जाते हो, ओके तो आप उस दिन कहीं डिस्कवर कर नहीं पाते। तो आप मैक्सिमम मिनिमम आप एक 4 नाइट 5 डेज का पैकेज ले, जी और पैकेज आजकल तो पैकेज कस्टमाइज भी आ गई है जी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके मतलब आपको क्या चाहिए, आपके बजट में क्या चाहिए, क्या ऐड ऑन किया जाए या क्या हटाया जाए, तो हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हैं। एंड रीजनेबल पैकेज सर मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका इज Okay. ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मालदीव्स हो गई, ओके मॉरिशियस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट काफ़ी इस इर्द गिर्द में जो है द इंडियन ओशंस के अंदर जो कंट्रीज हैं, तो उसमें काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा मतलब टूरिज्म का है इन्फ्लुएंस जी कि आप फॉरेन कंट्री, और ऐसा नहीं कि कोई गंदी कंट्री है, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री, जी तो आप यू विल डेफिनेटली फील एन डिफरेंट एक्सपोजर। और सबसे अच्छा चीज़ है जितनी एशियन कंट्रीज आसपास हैं, इंडियन खाना, शुद्ध वेजिटेरियन खाना। मैं यही क्वेश्चन पे आ रहा था जी। कि इंडियंस के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको वेज चाहिए, नहीं सर, और कई ये- लोगों के साथ है वेज में भी विदाउट अनियन गार्लिक चाहिए, तो वो उसमें वहाँ पे जाके वो फंस जाती है, सर, इस वजह बहुत से भी वो options हैं। इस वजह से डर जाते हैं कि ना नहीं सर, जाएं। ये बहुत सारा ऑप्शन है। ओके हर जगह में है? हाँ, सर जितने भी एशियन कंट्रीज के रेस्टोरेंट्स आ गए, जी। मतलब आप बोलिए एशियन कंट्री में हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, उसके बाद आप हांगकांग ले लीजिए, मतलब इंडोनेशिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, सर हर जगह वेजिटेरियन ऑप्शन इज नंबर 1। ओके क्योंकि इंडियन के लोग जाते हैं, इंडियन सेटल्ड हैं, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाती है। दुबई ऑलवेज, जो आपके बोलते हैं मुसलमान कंट्री, वेजिटेरियन के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बिना मतलब लहसुन प्याज के भी खाना मिल जाता है। सो सर आज के ज़माने में इंडियन खाना, एंड दैट टू वेजिटेरियन, इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल। मतलब ये आपको मतलब टूरिस्ट को कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है, क्योंकि वहाँ के देश भी जाते, उनको पता है कि इंडिया से जो टूरिस्ट आता है तो उनको तकलीफ ना पहुँचे। बिल्कुल। तो उनका सबसे बड़ा बेसिक नीड क्या है? वेजिटेरियन खाना, और कुछ स्पेसिफिक जो है विदाउट अनियन गार्लिक।
और एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का भी डर रहता है लोगों में। कपल जो जाता है उसको लगता है कि भाई हम बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, फंस ना जाए वहाँ जाके, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, एक डर रहता है लोगों में। सर हर देश में हमारे इंडियन एम्बेसी अवेलेबल है। जी। और सर हर तो ये टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज हैं। सर देखो स्कैम तो हर जगह होता है। आप गोवा में चले जाएं, बिल्कुल। स्कैम तो होती वहाँ है पे भी क्योंकि होता है, टूरिस्ट बिल्कुल। प्लेस है। आप शिमला मनाली में चले जाएं तो बंदा आप वो तो जितना आपको काटना है तो वो तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि वो क्योंकि आप दोबारा जाओगे नहीं। जी जी जी। वो फॉरेनर कम काटेगा, इंडियन को ज्यादा ज़्यादा काटेगा। काटेगा, बिल्कुल। आप कश्मीर में चले जाए तो श्रीनगर में तो वहां भी उतनी लूट मचा है। बिल्कुल। क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस में तो सर थिंग्स आर लिटिल बिट कॉस्टलियर, बट ऐसा नहीं कि आप फंस जाओ। क्योंकि सर एक चीज पता होना चाहिए कि आपको उस कंट्री की बेसिक रूल क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं फंस चुके हो तो आपका नियरेस्ट कांटेक्ट आपका इंडियन एम्बेसी है। जी। तो इंडियन एम्बेसी का नंबर हमेशा कैरी करें। ओके। मतलब हर कंट्री में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंडियन एम्बेसी सेट कर रखा है। ओके। तो आप तुरंत उनको रीच करें फॉर एनी असिस्टेंट, और दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। ये तो हमारा इंडिया इज बिकम इज टू पावरफुल नाउ। जी। और हमारे कॉर्डियल रिलेशन विद एवरी कंट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इतनी अच्छी है कि हमारी कंट्रीज की सारे बात सुनते हैं। तो टूरिस्ट के लिए कोई इशू होता नहीं, अनलेस अनटिल वी डोंट गो ओवरबोर्ड। अगर गलती हो भी जाती है, जी। वी डोंट से कि गलती नहीं होती है, अगर अगर हमारे इंडियन से गलती हो भी जाती है, तो हमारे वहाँ पे मतलब जो इंडियन एम्बेसी है हमारी, तो वहाँ के उनके लॉयर सपोर्ट करते हैं, उनके ऑफिसर सपोर्ट करते हैं टू ब्रिंग देम बैक टू द सर कंट्री। कोई कपल घूमने गया और बाई चांस उसका पासपोर्ट गुम हो गया, वहाँ पे जी मिसप्लेस हो गया, जी। तो क्या करे वो अब? सर तुरंत ही नेक्स्ट नेक्स्ट मिनट इंडियन एम्बेसी को कॉल किया जाए, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट किया जाए। जी। और इंडियन एम्बेसी एक प्रोविजन देती है, इन केस अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है जी। तो आपको 48 आवर्स के अंदर इमरजेंसी पासपोर्ट पे हर मतलब इंडियन हर एम्बेसी आपको अपने सिटीजन को बैक टू दी इंडिया इंडिया कर और देती बैक टू द कंट्री एनी कर एनी एम्बेसी विद इन 48 आवर्स 48 आवर्स के अंदर ओके। में आपको वो रिटर्न डिपोर्ट करके ले आएगा। ले आएंगे। जी। तो इसमें कोई पैनिक की ना ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके वहां से इंडियन एम्बेसी आपके इर्द गिर्द किधर है। किधर है? हाँ जी। उनका नंबर आपके पास हैंडी होना चाहिए, जब आप ट्रैवल करने से पहले आपको पता होना चाहिए। और नंबर सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस थिंग है, सर हम भूल जाते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। ओके। क्यों? इन केस आपका पर्स चोरी हो गया, आपके मनी पर्स गुम हो चुकी है, आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो चुका है, सो इंश्योरेंस कंपनी में एक प्रोविजन आती है। ये हम जुगाड़ू वाला इंश्योरेंस ना ले सर, हमें होते ही ना, हम इंडिया में हमने गाड़ी का इंश्योरेंस लगा दिया थर्ड पार्टी, पुलिस वाला ना पकड़े, बट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर रहे हो तो ऐसा पैकेज लीजिए कि इन केस आपका कोई चीज गुम हो गया, आपकी लगेज गुम हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देगा वहां पे, जिससे आप लोकली आप बैक टू द कंट्री आ सकते हो। 2-4 दिन वहाँ होटल में रहने का जो खर्चा होगा जी। वो आप उसको बेयर कर सकते हो, खाना खा सकते हो उससे, जो भी वो $1000 दे वो बहुत डिपेंड्स अच्छा है सर, अपॉन ये दी तो पैकेजेस ये तो लोगों को बट पता ही नहीं ये होगा। लोगों क्या करते हैं, लोग ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ये एडिशनल एक बर्डन है। सर ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता है, 3-3.5 खर्चा आता है सर। पैकेज आप वो हिसाब तीन से साढ़े तीन हजार पे पैकेज पे? हाँ सर, पैकेज पे खर्चा 3-3.5 हजार पे आएगा इंश्योरेंस का। ओके। मतलब डिफरेंट आपको जो हिसाब से आपको चाहिए होगा, हाँ हाँ हाँ। इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसीज देती है ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम से। और सर ये तो यूरोप कंट्रीज में, यूरोप यूएस कनाडा तो मैंडेटरी है, जी। बट ये एशियन कंट्रीज में मैंडेटरी हुई नहीं है तो हम टूरिस्ट लेते नहीं है। बट कई बार चोरियां तो कई, इट इज नॉट कि नहीं हो सकती, कोई भी जगह चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप बीमार हो बिल्कुल सकते बिल्कुल हो, बिल्कुल हो सकता है तो सर। उस वक्त में आप किसके पास जाके पैसे मांगोगे? बिल्कुल। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये ट्रैवल में सबसे बड़ा एक मैंडेटरी पॉइंट होना चाहिए। तो जैकब जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, बहुत लोगों को, मेरे को इतनी मतलब अब मेरे को खुद ही लग रहा है मैं बाहर घूम के आऊँ, कहीं फैमिली को लेकर जाऊँ, कि इतने कम एक्सपेंस में 1-1.5 लाख के एक्सपेंस में अगर हम बाली या आपने जो कंट्री बताई अज़रबैजान, अजरबैजान,
ऐसी 2-3 कंट्रीज़ में बिल्कुल ट्रैवल करके आऊँ। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी, आप स्टूडियो में आए, फिर एक एपिसोड आपसे शूट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग रह गए हैं। तो एक दोबारा हम नेक्स्ट मंथ कभी भी जब भी आपको टाइम मिले हम एक एपिसोड आपके साथ और शूट करना चाहेंगे। आप आए स्टूडियो में सर, आपका अपने इम्पोर्टेंट अपना समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का एपिसोड। आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, कोई और गेस्ट को बुलाएंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।